देखो बेटा, अब तक हमने क्या किया है, हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डायपोल के कंसेप्ट में मैंने डायपोल की एक्सियल लाइन पर और डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर, दोनों लाइनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। आज हम एक जर्नल केस पढ़ेंगे। उस केस में क्या करेंगे, हम एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे और उस डायपोल से किसी भी बिंदु पर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक बताया था कि डायपोल से कहीं पर भी किसी भी एंगल पर कोई भी बिंदु रख दिया जाए तो उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो केस आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। और इससे यह भी पता चलेगा हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस जर्नल केस में जो आएगी वो एक ऐसा रिजल्ट होगा जिसकी सहायता से हम एक्सियल का और इक्वेटोरियल लाइन का दोनों का रिजल्ट बना सकते हैं। तो आज देखिए हम कैसे करेंगे इसको। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट हो सकता है बेटा, कहीं पर भी हो सकता है, ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। कि हमारे पास एक डायपोल है, उस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से किसी भी बिंदु पर, जो किसी भी एंगल पर हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो ऑटोमेटिकली टॉपिक को देखकर तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। तुम्हें एक इलेक्ट्रिक डायपोल चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पर तुम क्या निकालना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ले लेंगे। ये हमारा डायपोल है ए बी, ठीक है। इस ए बी डायपोल का सेंटर पॉइंट है ओ। यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो हमने एक डायपोल बना लिया। सबसे पहला काम यही था हमारा। आपको पता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस होती है ये 2a होती है, और यहां से यहां तक की जो ये दूरियां हैं ये ए हो जाएंगी। इतना सबको पता है। अब मुझे क्या करना है, किसी बिंदु पर वो एक जर्नल पॉइंट होना चाहिए। अब ना तो वो पॉइंट एक्सियल लाइन पर लेंगे हम, ना उस पॉइंट को इक्वेटोरियल लाइन पर लेंगे। हम उस पॉइंट को डायपोल के सेंटर से किसी भी एंगल पर ले लेंगे, और वो एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा मान लिया। तो हमने क्या किया बेटा, एक जर्नल पॉइंट आर कंसीडर कर लिया, जो ओ से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। और डायपोल के साथ, डायपोल क्या बेटा, डायपोल की पहचान किससे होती है, डायपोल मोमेंट से। तो डायपोल मोमेंट जो होगा उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये पी की डायरेक्शन है बेटा, पी वेक्टर की। तो पी वेक्टर के साथ ये जो ओ आर वेक्टर है ये थीटा एंगल बना रहा है। इतनी सिचुएशन सबको समझ में आनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि इस डायपोल की वजह से इस जर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है। तो हमने ये डायपोल मान लिया। अब इसको लिखना है, लिखेंगे कैसे, लेट अस कंसीडर ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट। इसका डायपोल मोमेंट क्या ले लिया बेटा हमने, पी ले लिया। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल माना है इसका नाम भी लिख रखा है, इसलिए मैं इसको लिख लेता हूं ए बी। हमने ए बी एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया जिसका डायपोल मोमेंट है पी। डायरेक्शन आपको पता है माइनस से प्लस की तरफ होगी डायपोल मोमेंट की। और क्या करना चाह रहे हैं हम, इस आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इसको भी मान लेते हैं। लेट आर बी एनी पॉइंट मेकिंग एन एंगल
आर कोई बिंदु है जो क्या बना रहा है बेटा, एक एंगल बना रहा है, किसके साथ, कितना, थीटा एंगल विद डायपोल, ठीक है, विद डायपोल। और डायपोल के साथ एंगल बनाने का मतलब क्या बेटा, दैट इज पी के साथ, डायपोल मोमेंट के साथ आर जो है बेटा एक ऐसा पॉइंट है जो इस डायपोल से थीटा एंगल पर है, ठीक है। इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब क्योंकि क्योंकि हमारा जो डायपोल मोमेंट और ओ आर लाइन है, ठीक है, अच्छा, सच दैट एक पॉइंट और लिख देते हैं, ओ से आर तक की जो दूरी है उसको हमने मान लिया आर। क्या मान लिया बेटा, आर। ये दूरी हमने आर मान ली। इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास सिचुएशन क्लियर है। अब हम आगे क्या करेंगे बेटा, हमें दिखाई क्या दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है सिंस पी एंड ओ आर। देखो दो वेक्टर है हमारे पास, एक तो पी वेक्टर है डायपोल मोमेंट का, और एक वेक्टर है ओ आर वेक्टर। आर एट एंगल थीटा, दोनों के बीच में कितने का एंगल है, थीटा का एंगल है। इसलिए P कैन बी डिवाइडेड, ये जो P वेक्टर है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इसको तोड़ा जा सकता है। क्योंकि तुम्हें ये सिचुएशन पता है कि यदि एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है बेटा, बी वेक्टर इधर है, ओ ये ओरिजिन हो गया ओ ए बी। मैं तुम्हें सिचुएशन बता रहा हूं कि ये सिचुएशन कैसी है। अगर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हैं और बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है, तो जो बी वेक्टर का ए की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट बना रहा हूं मैं, बी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा ए की डायरेक्शन में वो होगा बी कोस थीटा, और बी का ए के परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट होगा वो होगा बी साइन थीटा। ये वेक्टर्स में हम कंपोनेंट्स जब बनाते हैं तब इस बात का ध्यान रखते हैं। तो यही कंसेप्ट यहां पर लगाएंगे हम। हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक तो पी वेक्टर है और एक ओ आर वेक्टर है। और हमने क्या देखा कि ये जो पी वेक्टर है ओ आर वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इसीलिए हम पी वेक्टर के दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट तो हो जाएगा पी कोस थीटा। पी कोस थीटा किस डायरेक्शन में आएगा, देखो ये पी वेक्टर है, इसका ओ आर की डायरेक्शन में, ओ आर के साथ कोण है, तो ओ आर की डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे पी कोस थीटा कंपोनेंट। तो दिस इज योर पी कोस थीटा कंपोनेंट अलोंग किस डायरेक्शन में है बेटा, तुम्हें पता चल गया ओ आर की डायरेक्शन में है। इसी प्रकार से पी साइन थीटा, पी साइन थीटा किस तरफ होगा, ओ आर के, अभी अभी बताया था, ए बी के परपेंडिकुलर, यानी कि ओ आर के परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये कोण 90 डिग्री का। तो ये जो कंपोनेंट हो गया ये हो गया बेटा पी साइन थीटा, यानी कि पी साइन थीटा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ओ आर। ये दो कंपोनेंट तोड़ने आने चाहिए। यदि फिर से देख लो, यदि दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं, तो बी वेक्टर का ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा बी कोस थीटा, जैसे कि ये था पी कोस थीटा इस डायरेक्शन में, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा बी साइन थीटा, यानी कि ए के परपेंडिकुलर, यानी कि ओ आर के परपेंडिकुलर पी साइन थीटा। ये दोनों के दोनों कंपोनेंट हमारे लिए बनाने जरूरी थे। तो हमारा जो ये जो आर पॉइंट है बेटा, ये जो आर पॉइंट है ये पी कोस थीटा के साथ सेम डायरेक्शन में है, जबकि पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर में है। सोचो ध्यान से, जो हमारा पी वेक्टर है बेटा, डायपोल मोमेंट वाला वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में ओ आर है, इसीलिए इस तरफ
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसको हम E1 मानेंगे, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो P कोस थीटा की डायरेक्शन में होगी, यानी कि एक्सियल लाइन पर है, ई एक्सियल है ये, ठीक है। जबकि इस P साइन थीटा के परपेंडिकुलर पॉइंट लिया, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ। क्यों होगी? क्योंकि हमारी ये हमने E2 मान ली, E2 क्या कहलाएगी? ई इक्वेटोरियल लाइन। और हमेशा मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जो इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट के साथ 180 का कोण बनाती है। डायपोल इस डायरेक्शन में है, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में कोण होना चाहिए 180 का। फिर से बता देता हूं, ना याद हो तो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर होती है बेटा, वो और डायपोल मोमेंट दोनों के बीच में मेक्स एंगल 180 डिग्री, दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है। जबकि ई एक्सियल, एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो डायपोल मोमेंट होता है, मेक्स एंगल दोनों के बीच में बेटा 0 डिग्री का कोण होता है। ये विशेष बात है, ये वैसे तो मैंने करवा दी थी, फिर भी तुम्हें याद ना हो तो अब याद रख लेना कि क्या सिचुएशन रहती है। इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर में आर था, इसीलिए आर पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर माना जाएगा, और हमारी जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिहेव करेगी। ये जो कंपोनेंट है P cos थीटा, इस लाइन पर ही आर था, इसीलिए E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम करेगी। क्या तुम्हें ये सिचुएशन समझ में आ गई? डायग्राम समझ में आ गया बेटा? देखो बेटा, हमारे पास क्या सिचुएशन थी, डायग्राम से ही सारी सिचुएशन क्लियर होंगी। ये मैंने जो लिख दिया है, देखिए मैंने क्या कहा, हमारा जो डायपोल है, डायपोल के नात, ये जो आर पॉइंट है, देखो ध्यान से, ये जो आर पॉइंट है ये डायपोल, डायपोल है ए बी, इस डायपोल के साथ ना तो एक्सियल लाइन पर है, ये एक्सियल लाइन है बेटा डायपोल की, और ये इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है। तो ना तो ये आर पॉइंट एक्सियल लाइन पर है बेटा, ठीक है, और ना ही ये डायपोल इक्वेटोरियल लाइन पर है। ये पॉइंट तो किसी जर्नल पॉइंट पर है जिसका एंगल है किसके साथ? P के साथ। P का मतलब डायपोल मोमेंट के साथ ओ आर वेक्टर जो है उनका एंगल है थीटा, इस पे ध्यान देना है। इसका मतलब दो वेक्टरों के बीच में कोण दे रखा है, और ये कंसेप्ट लगाना है तुमने कि जो ये बी वेक्टर है, यदि ए के साथ थीटा एंगल पर है तो बी का एक ही डायरेक्शन में, देखो ये बी वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, यदि ये वेक्टर इसके साथ थीटा कोण बनाता है तो इस वेक्टर का इस वेक्टर की डायरेक्शन में, ध्यान से देखना, अब ये ए वेक्टर तो ले लिया मैंने ओ आर वेक्टर, और बी वेक्टर की जगह ले लिया बेटा पी वेक्टर, और पी वेक्टर ने ओ आर के साथ कोण बनाया थीटा। अब बताओ इस P वेक्टर का ओ आर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको लिखेंगे P cos थीटा, लिखेंगे ना? इतना समझ में आया? इसी प्रकार से जो P वेक्टर है, P वेक्टर का ओ आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा साइन थीटा। ये कंसेप्ट तुमने यहां पर भी लगाना है। इस P वेक्टर ये है बेटा, P वेक्टर इस लाइन पर है और ओ आर वेक्टर इस लाइन पर है, तो इस P वेक्टर का ओ आर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा P cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा P sin थीटा। दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं, अब तुम्हारी दोनों कंपोनेंट क्लियर हो चुके हैं। अब तुमने क्या देखना है, जो P cos थीटा की डायरेक्शन में R पॉइंट है, P cos थीटा की डायरेक्शन में R पॉइंट है, इसका मतलब ये जो R पॉइंट है बेटा, ये P cos थीटा डायपोल मोमेंट के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है, और 0 डिग्री का जब कोण बने, इन दोनों के बीच में जब 0 डिग्री का कोण बनता है बेटा, तो एक्सियल लाइन बोली जाती है। वो क्या लाइन बोली जाती है? एक्सियल लाइन में ऐसा होता है, तो एक्सियल लाइन बन गई। इसका मतलब
ये जो आर है, ये आर, ये पी कोस थीटा के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है, इसलिए हम कौन सी लाइन पर बोल सकते हैं इसको? एक्सियल लाइन पर। इस केस में देखो ध्यान से, ये जो आर वेक्टर है ये पी कोस थीटा के साथ, सॉरी पी साइन थीटा के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब इक्विटोरियल लाइन। कौन सी लाइन बन गई बेटा? इक्विटोरियल लाइन। तो दोनों लाइनें समझनी जरूरी हैं और इसमें कोई खेल नहीं है बेटा। ये दोनों लाइनें समझ में आ गई? अब लाइन समझ में आई बेटा? अब हमें क्या करना है? सिर्फ फार्मूला लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। E1 क्या मानी है मैंने? E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर। आर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। किसकी वजह से? ड्यू टू पी कोस थीटा। इस पी कोस थीटा, इस वाले कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? आर बिंदु पर E1। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई एक्सियल भी बोली जा सकती है, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोली जा सकती है। और ये एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला था? 2p। p की जगह क्या है आपकी बार? p कोस थीटा है। यानी कि जो p कंपोनेंट था, पिछली बार जो एक्सियल लाइन पर फार्मूला करवाया था उसमें 2p लिखा था, लेकिन हमारे पास p का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है एक्सियल लाइन पर? p कोस थीटा। तो 2p कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 3, ये हमारी पहली इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अलोंग। इसकी जो डायरेक्शन है वो r से t की तरफ है। किस तरफ आएगी? अलोंग आर टी वेक्टर। क्या तुम्हें ये लाइन समझ में आ गई? अब दूसरी बात, E2 क्या माना है हमने? E2 मानी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है आर पर। किसकी वजह से? ड्यू टू पी साइन थीटा। अब पी साइन थीटा के बीच में और आर के बीच में कितने का कोण है? 90 डिग्री का। इसलिए जो E2 है उसको ई इक्विटोरियल भी माना जा सकता है। और ई इक्विटोरियल का कल फॉर्मूला करवाया था, क्या होता बेटा? P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। लेकिन हमारे पास P की जगह क्या है? P साइन थीटा है, इसलिए साइन थीटा लिखा जाएगा। क्या क्या ये दोनों लाइनें समझ में आई, ये वाली और ये वाली? अब बात करो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग। ये जो इक्विटोरियल लाइन है उसकी, उस फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है। इसको हम मान लेते हैं आर क्यू। आर क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन है। मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखा है और उसकी डायरेक्शन, दोनों चीजें बता दी। अब तुम्हें यह क्लियर हो चुका है कि इस आर बिंदु पर, इस आर बिंदु पर इस डायपोल की वजह से, ए बी डायपोल की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। एक तो E1 और एक E2, दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? क्या कहेंगे हमें? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज गिवन बाय, किससे दी जाएगी? गिवन बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दी जाएगी। लेट, मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो E का फार्मूला क्या आएगा? E1 प्लस E2। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखी जाएगी। इतना समझ में आ गया? लगाएंगे ना यहाँ पे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का सम आएगी। और बेटा इस सम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? विच कैन बी कैलकुलेटेड। ये जो हमने लिखी है, क्या लिखेंगे? विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय पैरेललोग्राम लॉ। हम इसको कैलकुलेट करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करेंगे। क्या बनेगा पैरेललोग्राम? देखो,
यहां से पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको आर एस मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं इसको? आर एस। आर एस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी पैरेललोग्राम से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस E1 के साथ मान लिया अल्फा कोण बनाती है। एंगल तो बनाएगी क्योंकि पैरेललोग्राम से बना रहे हैं हम। तो इस E का मैग्नीट्यूड, नाउ मैग्नीट्यूड, दो चीजें हैं बेटा इसकी। देखो, जब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं, पैरेललोग्राम लगाते हैं, तो उससे क्या करते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ई। इस ई का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इज गिवन बाई, कोई बच्चा बता सकता है? अब तक मैंने कई बार लगा दिया है। क्या आएगा बेटा इसका मैग्नीट्यूड? ये आएगा बेटा, देखो हम क्या करते हैं, E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। क्या ये फार्मूला तुम्हें समझ में आया? बार बार लगाता हूं मैं। आगे बेटा, हर रिजल्टेंट है। ई जो है बेटा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इन दोनों फील्ड का मान तो मैंने लिख दिया। अब हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किससे आएगा? हम इस फार्मूले से निकालते हैं पैरेललोग्राम लॉ में। अब ध्यान से देखो, इसमें ये वाली टर्म cos थीटा बेटा, E1 और E2 के बीच में कितने का कोण है? E1 और E2 के बीच में कितने का कोण है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब cos 90 डिग्री कितना होता है? तो इसका मतलब ये वाली रकम जीरो हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या बच गया, E बराबर है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का वर्गमूल। अब E1 किसके बराबर है, एक्सियल लाइन पर जो यानी कि वैल्यू हमें पता है ये रही, और E2 की वैल्यू पता है ये रही। इन दोनों वैल्यूज को पुट करो। क्या इतना समझ में आ चुका है? बस फिर अब वैल्यू पुट करनी है बेटा। देखो फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। क्या आएगी, हमारे पास E की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E की वैल्यू बताओ आप मुझे। E1 का मान कितना आया था, 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस p sin थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, तो इसका स्क्वायर। ये लिख दिया ना बेटा, समझ में आ गई लाइन? अब क्या करना है, देखो कॉमन देखो, पी पी दोनों में है। पी का स्क्वायर बाहर निकालोगे, वर्गमूल लोगे। चलो मैं बाद में ले लूंगा वर्गमूल, तो पहले कॉमन देखो। पी निकाल सकता हूं बाहर, तो पी का वर्ग बाहर निकाल लिया, पी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये सारी क्वांटिटी कॉमन आ गई। और इन दोनों में स्क्वायर था, स्क्वायर था तो मतलब स्क्वायर में बाहर निकाल ली। अंदर क्या बच गया, कोई बच्चा बताएगा? अंदर क्या बच गया बेटा? ये कॉमन निकल, हाँ ये कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया, 2 cos थीटा का वर्ग। 2 cos थीटा का वर्ग क्या होता है बेटा, 4 cos थीटा प्लस, इधर क्या बच गया, sin2 थीटा। शाबाश बेटा, इतना समझ में आ गया। अब अब इसका देखो, वर्ग से वर्गमूल कट गया, यहां पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये टर्म बाहर आ जाएगी, P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये तो बाहर आ गया। वर्गमूल किसका बच गया बेटा, इसका बच गया। बच गया ना? क्या मैं इस रकम को ऐसे लिख सकता हूं, 3 cos2 थीटा प्लस cos2 थीटा प्लस sin2 थीटा, लिख सकता हूं बेटा ऐसे? तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है,
तो आंसर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब वर्गमूल 3 cos² थीटा +1। ये हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया है। क्या तुम्हें समझ में आया? पता चला कि अगर हमारे पास आर पॉइंट जर्नल पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डायपोल के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो हमारा रिजल्ट आएगा ये। अब इस रिजल्ट से हम दोनों रिजल्ट बना सकते हैं, एक्सियल वाला भी बना सकते हैं, इक्वेटोरियल वाला भी बना सकते हैं। उसको बनाने से पहले अभी मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन और बताओ बेटा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? टेंजेंट थीटा से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पैरेललोग्राम में जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी बेटा? ई की। कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ अल्फा अल्फा एंगल बनाती है, तो हम निकालेंगे टेंजेंट अल्फा। डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट थीटा से निकालनी होती है बेटा। तो टेंजेंट अल्फा का मान बताएगा कोई मुझे क्या आएगा इस ट्रायंगल में, इस पैरेललोग्राम लॉ में? टेंजेंट अल्फा का मान, टेंजेंट अल्फा क्या होता है बेटा? टेंजेंट थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब है आर क्यू बटे आधार क्या है? आर टी। तो आर क्यू बाई आर टी। आर क्यू क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर? इस लाइन पर, इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। E2/E1। समझ में आई ये लाइन? बस इनकी वैल्यू लिख लो। E2 का मान ये था, E1 का मान ये था। इसका मतलब P साइन थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ बटे 2 पाई cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। इससे ये कट गया, P से P कट गया। आंसर आ गया बेटा टेंजेंट अल्फा बराबर है 1/2 टेंजेंट थीटा। क्या तुम्हें ये लाइन समझ में आ गई? सभी बच्चों को समझ में आ गई? तो इससे हमने यहां से क्या सीखा कि किस प्रकार से शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब स्पेशल केस देखेंगे बेटा, हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं। स्पेशल केस देखो, इफ आर पॉइंट जो है, यदि ये जो आर पॉइंट है इज एट, या ये कह लो इज ऑन द एक्सियल लाइन, यदि ये आर पॉइंट इस डायापोल की एक्सियल लाइन पर है, तो थीटा कोण कितने का हो जाएगा? 0 डिग्री का। ध्यान से देखो, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। ये तो तुम्हारा डायापोल था और ये आर था। ध्यान से देख लेना, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ। अब ए बी, ये एंगल था बेटा थीटा। अब देखो क्या कहा स्पेशल केस में, यदि आर पॉइंट डायापोल की एक्सियल लाइन पर है, एक्सियल लाइन कौन सी है? ये लाइन, इस लाइन पर है, यानी कि इस आर पॉइंट को उठा के यहां पे ले आओ, यहां पे आ गया आर, तो कोण कितने का हो गया? अब यदि हम आर बिंदु को यहां पर ले आएंगे तो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा बेटा अभी दोनों के बीच में? हाँ शाबाश। तो ये कितना हो गया? थीटा कितना हो गया? 0। और cos 0, cos थीटा कितना होता है? cos 0 1 होता है। इसका मतलब cos थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां पर पुट करो, यहां पर पुट करो, तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी बताना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया था ना रिजल्ट, इस मान में cos थीटा का मान 1 पुट कर दो, तो 3 × 1 = 1, 4। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो आंसर आ गया 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³। यही निकाला था ना पहले भी। अच्छा डायरेक्शन और बताना, टेंजेंट अल्फा का मान क्या आएगा? 1/2 टेंजेंट थीटा का मान है 0 डिग्री। टेंजेंट 0 कितना होता है? टेंजेंट 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, इसीलिए ये आंसर आ गया 0।
अल्फा का मान भी कितना आ जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी। अल्फा जो कोण था बेटा, देखो यहां पे था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन थी, ये कौन था, अल्फा। अल्फा भी कितना हो जाएगा, 0। अगर इस बिंदु को उठाकर आर बिंदु को यहां पर ले आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अल्फा आ रहा था वो भी 0 हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है बेटा ये। इससे पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन एज पी। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डायपोल मोमेंट है वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। क्या ये लाइन समझ में आई तुम्हें? बस अब एक और केस करो फटाफट इक्विटोरियल का, और ये टॉपिक खत्म हो जाता है। इक्विटोरियल का के लिए क्या करें हम, इस आर बिंदु को, इक्विटोरियल लाइन ये थी, इस लाइन पर ले आओ बेटा, यहां पर ले आओ आर बिंदु को। कितने का कोण हो गया अब, थीटा। बस फिर तो दूसरा केस क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कहां पर, जब हम इक्विटोरियल लाइन की बात करेंगे। तो डायपोल की इक्विटोरियल लाइन पर जब जाएंगे तो थीटा 90 हो जाएगा, और कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0। इसलिए हमारी जो इक्विटोरियल लाइन पर फील्ड आएगी उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 कोस थीटा था ना, तो वो रिजल्ट हो जाएगा 0। आंसर आ जाएगा P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये आ जाएगा रिजल्ट। और टेंजेंट अल्फा का मान देखो, टेंजेंट अल्फा बराबर है 1/2 टेंजेंट 90 डिग्री। टेंजेंट 90 डिग्री होता है इन्फिनिटी, तो टेंजेंट अल्फा का मान भी आ गया इन्फिनिटी, तो अल्फा का मान भी आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बेटा, 3 cos2 थीटा + 1 है। हाँ तो वहां पे कोस थीटा का मान 0 आ गया बेटा, ये रहा, तो 3 cos2 थीटा 1, तो वो तो 0 हो गया, प्लस का 1, 1 का मान 1 ही होता है। हाँ तो ये रिजल्ट आ गया बेटा। तो यहां से हमारे पास थीटा का मान कितना, अल्फा का मान कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर न होकर अब की बार किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, 90 डिग्री पर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां से हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी, डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ गई, तो दोनों के बीच में कितने का कोण हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी आर एट 180 डिग्री। कितने डिग्री पर हो जाएंगे, 180 डिग्री पर हो जाएंगे। देखो ये इस तरफ है, ये इस तरफ आ गई, जब हम इस पॉइंट को यहां पर लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी। तो ये पॉइंट इस तरफ है, ये लाइन इस तरफ आई है, तो दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 180 डिग्री। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमने एक जर्नल केस पढ़ लिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, क्योंकि इस केस की सहायता से हमें किसी भी पॉइंट पर, अब इस थीटा का मान, ये सवाल का फार्मूला इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि अब हम थीटा कुछ भी दे दे, वो इस आर पॉइंट को कहीं पर भी दे दे, 30 डिग्री का दे दे, 60 डिग्री का दे दे, 200 डिग्री का दे दे, 300 डिग्री का दे दे, कुछ भी दे दे, इस आर पॉइंट की वैल्यू यानी कि जो इस थीटा की वैल्यू है, तो हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तो आज का टॉपिक था बेटा। आज इस टॉपिक के साथ साथ मैं तुम्हें एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी करा रहा हूं, इसी टॉपिक के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल है बेटा। उस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या कहा गया बेटा कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके 2 चार्जेस दिए गए हैं, +- 10 माइक्रोकुलाम। स्टेटमेंट मैं तुम्हें पढ़ के सुना देता हूं। स्टेटमेंट क्या दी गई है बेटा, ध्यान से सुनो एक बार। स्टेटमेंट, हमारी स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने कहा था मैं करवा रहा हूं तो साथ साथ बता रहा हूं। टू चार्जेस +- 10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। ध्यान से सुन लेना, 2 चार्जेस हैं +- 10 माइक्रोकुलाम के, जो एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल।
पहला क्वेश्चन तो क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ डायपोल यानी कि एक्सियल लाइन पर निकालनी है, जो कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, कहां से, सेंटर ऑफ द डायपोल से। और दूसरा इसी का पार्ट है इक्विटोरियल लाइन पर। ध्यान से सुनो, इसने क्या कह दिया, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए बेटा, कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बना लो, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल है बेटा। इस इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। ध्यान से देख लेना, ए बी हमने डायपोल मान लिया। इस पर कितना चार्ज है, माइनस का 10 माइक्रोकुलाम, इस पर कितना है बेटा, प्लस का 10 माइक्रोकुलाम। और इनके बीच की जो दूरी दे दी इसने, वो दे दी 5 मिलीमीटर, सेंटर पॉइंट हो जाएगा ओ। इसने ये कहा है कि यदि हम पी बिंदु को एक्सियल लाइन पर रख दें, तो इस एक्सियल लाइन की जो दूरी, इस पी बिंदु की जो दूरी है वो दे दी बेटा 15 सेंटीमीटर। तो क्या तुम इस एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, निकाल सकते बेटा, बताओ। पहली बात तो बेटा इस क्वेश्चन में तुम्हें पहले जो पहला जो टाइप है उसमें क्या समझना है, पहली टाइप में ये समझना है तुम्हें, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर निकालनी है, दूसरा जो क्वेश्चन है दूसरी टाइप में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल लाइन पर निकालनी है। ये दो दो पार्ट दिए हैं, चार्ज दे दिया, दूरी दे दी, सारी चीजें तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब तुम्हें सिर्फ अपने फॉर्मूले को रिवाइज करना है। मुझे कोई बच्चा ई एक्सियल का फॉर्मूला बताएगा? ई एक्सियल का फॉर्मूला 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। डायरेक्शन बताएगा बेटा? देखो इसने क्या कहा है, मैंने, अब तुम इसकी बात पे एक जोर देने की बात है बेटा, क्योंकि ये कई बार डायरेक्शन बताता नहीं। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अभी अभी मैंने लिखा था, अभी अभी बताया था कि यदि यदि आर पॉइंट एक्सियल लाइन पर है, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, यही बताई थी ना बेटा बात। अब यहां पे देखो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पहचान लो बस। डायपोल मोमेंट की कौन सी डायरेक्शन है, माइनस से प्लस, ये पता होती है तुम्हें, ये डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी। तो ये ई एक्सियल की डायरेक्शन पता चल गई। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसको आप आई लिख सकते हैं बेटा, आई डायरेक्शन। पिक्चर क्लियर? अच्छा, अब अब फॉर्मूला लगाना, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन को मैं प्लस का आई लिख दूं इसके साथ। अब ये मेरी वेक्टर फॉर्म बन गई, क्योंकि वेक्टर बेटा सवाल में दोनों चीजें जरूरी होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड तुम्हें पता था, फॉर्मूला पता था, मैंने डायरेक्शन पे काम करना था, डायरेक्शन मैंने बतानी थी। अब बताओ, 2 इंटू डायपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, क्या, हाँ ये टू तो पहले ही है, क्यू इंटू 2a, ठीक है, बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर का मान भी तुम्हें पता है, आई डायरेक्शन, सारे मान पुट कर लोगे अब। देखो क्या क्या पुट करोगे, 2 और 2 4, क्यू का मान कितना दिया है, माइनस प्लस नहीं, मैग्नीट्यूड। हाँ 10 माइक्रो का मतलब -6, ठीक है। और दूरी कितनी दी है, ए का मान, ए का मान बेटा, अरे बेटा ध्यान से सुनो, इस ए का मान, ए क्या है, ए क्या है, ए, यहां से यहां तक टोटल कितनी बोली जाती है, 2a होती है ना। तो हमने 2 तो ले लिया बाहर, ए का मान बताओ, आधी हो जाएगी, इसका मतलब 5 मिलीमीटर की आधी, यानी कि
2.5 2.5 मिलीमीटर। 2.5 मिलीमीटर का मतलब हो गया बेटा 1 मीटर का 1000वां हिस्सा। 1 मीटर में बढ़ानी है, ये यूनिट चेंज कर देना, ध्यान रखना। हाँ, ये गलतियां ना करना बेटा, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, सवाल गलत कर देती हैं। ये मैंने मीटर में बढ़ा दिया स्टैंडर्ड यूनिट में। अच्छा। अच्छा, अब रह गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है? तो इसका मतलब इसके गुणा में हम लिख देंगे 9 × 10⁻9 बटे, नीचे क्या रह गया आर। आर कितना था? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के मीटर बनाओ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो इसका मतलब 15 × 2⁻², मीटर हो गया। इसकी 3 कर दो, तो आंसर आ गया 15 × 15 × 15 और 10⁻⁻6। समझ में आई बेटा? अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये अपने आप कर लेना। इसका आंसर निकाल लोगे या नहीं निकाल पाओगे? काट पीट के कर सकते हो ना? तो इस प्रकार से तुमने एक्सियल लाइन पर क्या निकाल दी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन निकाल दी। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो है इक्विटोरियल लाइन पर। अब इक्विटोरियल लाइन कहां पर होती है? बताओ फटाफट मुझे। फार्मूला भी बताना है, डायरेक्शन भी, सारी चीजें ध्यान में आनी चाहिए तुम्हारे। यदि आर पॉइंट, सोचो, ये इधर आ गया, यदि आर पॉइंट 15 सेंटीमीटर, दूरी उतनी है बेटा, दूरी है 15 सेंटीमीटर। आर पॉइंट यहां पर है आपकी बार। तो यदि आर पॉइंट इक्विटोरियल लाइन पर होता है तो कितने का कोण बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में? अभी अभी बताया था बेटा। लास्ट लाइन क्या लिखी थी? इफ, हाँ, इफ आर इज ऑन इक्विटोरियल लाइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में 180 डिग्री का कोण रहेगा। सवाल उठा के, टॉपिक उठा के देखना, इक्विटोरियल लाइन वाले में भी 2-3 बार बताया मैंने। ठीक है? तो 180 का मतलब क्या बेटा? देखो, पी की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ, -I की तरफ। ठीक लिखा बेटा? क्योंकि पी की डायरेक्शन इस तरफ है, प्लस की तरफ, तो इक्विटोरियल फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? -I की तरफ हो जाएगी। समझ में आ गया? बस अब क्या रह गया? आपको फॉर्मूला रह गया। अब तुम कर सकते हो, इक्विटोरियल का मान आ गया P/नॉट R की 3, और -I लिखना था। सिर्फ डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करवाना था मुझे। कर लोगे अब इसको सारे को सॉल्व? तो इस प्रकार से तुमने एक डायापोल की वजह से, चाहे इक्विटोरियल लाइन हो चाहे एक्सियल लाइन हो, अगर मैं इसी सवाल में थोड़ी सी सिचुएशन और चेंज कर दूं बेटा, अगर मैं इस आर पॉइंट को 30 डिग्री पर ले लेता हूं तो क्या करोगे तुम? फटाफट बता दो क्या करोगे। तो फिर तुम सीधा फार्मूला, देखो मैग्नीट्यूड का तो फार्मूला लगाओगे P/, हाँ, तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री +1 है ना? हाँ, यहाँ पे 30 डिग्री लिख देना थीटा की जगह। और टेंजेंट अल्फा डायरेक्शन भी निकालनी है। टेंजेंट अल्फा क्या आएगा? 1/2 टेंजेंट 30 डिग्री। आंसर आ जाएगा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन का फॉर्मूला लगेगा तब, और ये मैग्नीट्यूड का। कर लोगे? तो ये आज का तुम्हारा टॉपिक था बेटा, इतना ही करवाऊंगा मैं। कल हम करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। अब तक अब तक हमने क्या किया? डायपोल के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। अब हम क्या करेंगे? डायपोल को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। तो ये चेक करेंगे कि उस डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर कोई फोर्स लगता है या नहीं लगता है। तो ये सारी सिचुएशंस को हम कल स्टडी करेंगे, ये कर लेना। इसी टॉपिक को अभी मैं स्टडी मटेरियल में इसके नोट्स भी डाल दूंगा, और इसके टॉपिक के जो वीडियो है वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। ठीक है बेटा? कर लोगे? ओके।